हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल। आज ये वाला जो वीडियो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है फॉर द आईटी एग्ज़ाम ऑफ 2024-25 सेशन। तो अभी जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है इस साल का लेटेस्ट सैम्पल पेपर का ब्लूप्रिंट। तो सैम्पल पेपर की पीडीएफ में ही ब्लूप्रिंट भी होता है। तो पहला पेज आपके ब्लूप्रिंट का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका पूरा चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो आपका ब्लूप्रिंट है ये आपको विथ सैम्पल पेपर सीबीएसई के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप ये वाले कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो पहले तो आप अपने ब्राउज़र पे जाइए। ब्राउज़र में जाके एक नया टैब ओपन करके यहाँ प्लीज़ टाइप करें cbse.academic.nic.in और ये टाइप करेंगे तो आपके सामने सीबीएसई की वेबसाइट सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आपको जाना है स्किल एजुकेशन पे। स्किल एजुकेशन से आपको जाना है सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्लास 10th और यहाँ आपको दिख रहा होगा 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SQP मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर और MS मतलब मार्किंग स्कीम। तो SQP पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर यहाँ मिल जाएगा। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। तो आपको कहीं और इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके आप ये सैम्पल पेपर ओपन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है नहीं। तो ये आप खुद इसको गो थ्रू करिए। इसमें किस टाइप से आपको क्वेश्चंस आएंगे, इवन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनमें से आपको कितने आंसर करने हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको टोटल क्वेश्चन 6 दिए हैं, आंसर आपको कितने करने हैं एनी 4। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें चॉइस आपको कितनी मिलने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। तो इसमें आपको जैसा कि आपको पता ही है 2 घंटे का टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स है 50। और इसमें इंस्ट्रक्शंस, पहला पेज आपको इंस्ट्रक्शंस का ही मिलेगा और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लें। टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए इज़ एमसीक्यू, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव है। और ये यूँ समझ लीजिए आधा पेपर आपका 24 मार्क्स का जो पेपर है दैट इज़ एमसीक्यूज़। तो ये वाला सेक्शन आपको बहुत ही अच्छे से करना है। इस सेक्शन में टोटल 5 मेन आपके क्वेश्चंस है जिसमें सब पार्ट्स मिलेंगे आपको और उसमें बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे। लेकिन मेरा, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मेरा सजेशन है कि भले आपके पेपर में चॉइस हो लेकिन आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, आप सारे सब पार्ट्स अटेम्प्ट करिए। दैट वुड बी बेनिफिशियल। क्योंकि अगर इसमें ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक सब पार्ट में लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 के अंदर आपके सब पार्ट्स इस तरह से दिए हुए हैं A, B, C, D और E। और इन पांचों में से आपको 4 एनी 4 आपको 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो आपने फर्स्ट वाला आपने सारे कर दिए हैं। अब फर्स्ट आपका सही है, दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है, चौथा सही है, पांचवा भी सही है। आपको तो टोटल 4 करने थे। तो सीबीएसई में चेकिंग इस तरह से होती है, जो भी आपका करेक्ट आंसर है आपके वो करेक्ट आंसर्स इवैल्यूएट होंगे और आपको भले आपने एक गलत भी किया हो आपको टोटल 4 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है सीबीएसई में। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप सारे ही पार्ट्स अटेम्प्ट करिए। अब हो सकता है इसमें कुछ एग्जामिनर्स ऐसे हों, वैसे तो ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है कुछ एग्जामिनर्स ऐसे हों जो पहले 4 ही चेक कर रहे हों। तो उस केस में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी तरह से चेक करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि सारे ही आप पार्ट्स को सॉल्व करें। ठीक है,
अब इसके बाद है सेक्शन बी, जिसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और यहाँ क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे और बेसिकली ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, और कुछ आपके होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसको आप केस बेस्ड भी बोल सकते हैं, और ये आपके होंगे 4 मार्क्स के। तो 4 मार्क्स के सारे ही क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। ज़्यादातर इसमें आपको केस स्टडी जैसे टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है, वैसे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अपना सिलेबस अच्छे से कवर किया है शुरू से लेके आखिर तक, तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से ये वाला पेपर कर पाएंगे। इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग पेपर। इसमें कम इनपुट से आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, प्लस आपको अपने परसेंटेज में भी बूस्ट मिलेगा, बिकॉज इसमें बेस्ट 5 का कंसेप्ट होता है, जो आप सबको मालूम ही है। और मैं बिल्कुल भी फेल होने वाली स्थिति पे नहीं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी फेल हो इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही इतना इजी कि अगर आप इसमें फेल होते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी और सब्जेक्ट में आप पास हो पाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, लेकिन इजी सब्जेक्ट समझ के इसको लाइटली मत लीजिएगा। टेक दिस सब्जेक्ट सीरियसली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो इसलिए हम सिर्फ सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, हम इसी के 5 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और फिर मेरे अगले वीडियोस में हम इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन 1 है, उसमें आपको 6 में से 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। लेकिन अगेन मैंने जो बताया, आप इस पे मत जाइए, आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि एमसीक्यूज हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर एंड द करेक्ट पार्ट, सब पार्ट नंबर एंड द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑप्शन लिख के नहीं आना है हमें, ए या बी या सी लिख के नहीं आना है, उसके साथ उसका करेक्ट आंसर भी हमें लिखना है। ठीक है, तो ये इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। तो लेट्स मूव ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखिए इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, और सारे ही क्वेश्चंस लगभग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। तो इसी तरह से अपना प्रिपरेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि अब सीबीएसई आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देगा। अभी जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए उन सब से इतना तो पिक्चर क्लियर हो गया है कि सारे एग्ज़ाम्स में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राहुल मूव टू जापान फ्रॉम इंडिया फॉर वर्क, हाउएवर ही स्ट्रगल्स टू अडेप्ट because he is not familiar with Japanese customs and etiquette, which affects his interactions with co-workers. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब यहाँ बहुत ही क्लियर हमें यहाँ समझ में आ रहा है, जापानीज कस्टम्स एंड एटिकेट। तो दिस इस लाइन से ही हमें ये समझ में आ जा रहा है कि दिस इज द करेक्ट आंसर विल बी कल्चरल बैरियर, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कंट्री। तो अगर यहाँ क्लियर है कि जैसे ही राहुल जाता है जापान में, तो ही इज़ नॉट वेरी फेमिलियर विद द कल्चर ओवर देयर एंड इट ऑफन क्रिएट्स कल्चरल बैरियर। ये एक बैरियर क्रिएट करता है उसके और वहाँ के नेटिव लोगों के बीच में। तो दिस बिकम्स अ कल्चरल बैरियर। Second, Amina studies diligently to improve her grades because she wants to feel proud of her achievements and also earn a scholarship. What type of motivation is this? अब मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं, हमें पता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, जिसके लिए हमें किसी भी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, जो हम अपनी खुशी से करते हैं। तो अगर अमीना
ये सब अपनी खुशी से करती, अगर वो अपने अपनी पढ़ाई अपनी खुशी से करती और उसको उसके बदले में मिलने वाले अचीवमेंट या स्कॉलरशिप नहीं चाहिए होता, तो दैट वुड हैव बीन इंटरनल अचीवमेंट। लेकिन अब इसमें दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तरफ एक्सटर्नल मोटिवेशन भी है, दैट इज स्कॉलरशिप, दैट इज शी विल गेट रिवॉर्डेड फॉर इट, और फिर उससे मिलने वाली जो अपनी खुशी है, शी ऑल्सो फील्स फीलिंग प्राउड, जो खुशी उसको मिल रही है। सो यहाँ पे आंसर आपका होगा बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और ज़्यादातर केसेस में आपको यही दिखेगा कि मोटिवेशन इट इज़ टू वे, इंटरनल फैक्टर भी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक तो आपका फैक्टर है इंटरनल, दैट इज़ आपको इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, आपको उससे पढ़ना अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर भी है कि इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो हो सकता है आपका स्कूल आपको रिवॉर्ड करता हो फॉर अचीविंग फुल मार्क्स इन द सब्जेक्ट, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन, Rajesh launches a new app but it fails to attract users and he faces financial losses. He gathers his team to discuss the failure, takes accountability for the oversight, and assures them that he will conduct thorough market research before the next launch. He, अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। नंबर वन, टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज मिस्टेक्स। अब यहाँ से ये जो लाइन है, टेक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द ओवरसाइट, मीन्स जिस फैक्टर को उसने ओवरलुक कर दिया था, जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़े, तो उस फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है। तो दैट इज वाई यहाँ पे द मोस्ट सुटेबल आंसर शुड बी ऑप्शन ए, बट वी विल नॉट नैरो डाउन our answer at A too early. Let us first analyze the other options. तो option B is things before making a decision. तो यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही लागू नहीं हो रहा है कि क्योंकि ऐप आपका फेल ही इसीलिए हुआ बिकॉज राजेश ओवरलुक्ड सम फैक्टर्स। उसने पूरी तरह से उसके प्रॉस एंड कॉन्स को एनालाइज करे बगैर उसने डिसीजन लिया। तो थिंग्स बिफोर मेकिंग एन डिसीजन तो बिल्कुल ही एप्लीकेबल नहीं है। डज नॉट गिव अप, येस टू सम एक्सटेंट दिस इज देयर, क्योंकि वो वहीं पे हार नहीं मानता है, वो आगे भी अपना। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सी, दिस कैन ऑल्सो कंफ्यूज यू, बट यू कैन सी हमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको दो तीन या एक से ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मिलेंगे, बट यू हैव टू गो फॉर द वन विच इज मोस्ट नियरर टू योर क्वेश्चन। और डी इज इनोवेटिव, ओके ही इज इनोवेटिव, लेकिन वो इनोवेटिवनेस उसकी काम नहीं आई यहाँ पे। सो दैट इज वाई दिस वी कैन नॉट कंसिडर दिस वन। डज नॉट गिव अप तो सही है, बट स्टिल यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, टेक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर ओवरसाइट, इस लाइन की वजह से आपका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर, दैट इज टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज मिस्टेक्स। Next, fourth, which of the following best describes self management? The ability to ignore emotions? Absolutely not. The ability to control one's emotions, thoughts, and behavior? I think this is the correct answer. The ability to manage time efficiently without considering feelings? Absolutely not. The ability to rely on others for emotional support? जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। You can never rely on others. Remember, always remember, the only person you can trust in your life is you yourself, not anyone else. देन क्वेश्चन नंबर 5, अब क्लियर समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका ग्रीन स्किल्स चैप्टर से है। मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है। नॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही रहता है, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया जाता है, एक किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया जाता है। A community initiates a tree planting campaign to restore local forests, aiming to enhance biodiversity, prevent soil erosion, and provide habitats for wildlife.
This initiative also includes educating residents about sustainable land use practices to protect their natural environment. Which SDG, मतलब Sustainable Development Goal, can you relate this initiative to? अब देखिए सारी ही चीज़ें यहाँ पे restoring local forest, enhance biodiversity, prevent soil erosion, provide habitats for wildlife. फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो इससे तो कहीं भी मैच नहीं हो रहा है. सेकंड, लाइफ ऑन लैंड, यस, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, ये सारी ही चीज़ें आपको लैंड पे मिलती हैं, ज़मीन पे मिलती हैं, तो लाइफ ऑन लैंड इज द मोस्ट सुटेबल. स्टिल लेट अस एनालाइज द अदर्स. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो एनर्जी की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, ना सोलर एनर्जी की बात हो रही है, ना फ्यूल की बात हो रही है. क्लाइमेट एक्शन भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लाइफ ऑन लैंड. Now, the last question, this is from ICT skills. How can an antivirus protect your device? तो बहुत ही easy question है. It can protect it from overheating? No. It can increase its performance? No. It can prevent data from getting corrupt? Yes. Backup data? No. Backup data के लिए अलग utilities आती हैं. तो let us just analyze which all chapters. तो first वाला chapter जो है आपका है communication skills, क्योंकि यहीं पे बैरियर की बात हो रही है, कम्युनिकेशन बैरियर की बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स. सेकंड, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. थर्ड, आपका जो ये वाला है, दिस इज फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च की बात हो रही है. देन अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सेल्फ मैनेजमेंट. फिर ये तो ग्रीन स्किल्स है, ये आईसीटी स्किल्स है. तो आपको दिख रहा होगा कि किसी भी एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 यूनिट्स में से किसी भी एक यूनिट से क्वेश्चन, आप एक और आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बाकी से आपके एक एक क्वेश्चंस ही आएंगे. तो आपको इस सेक्शन को, दैट इज पार्ट ए, उसे टाइम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई बार आपके जो ऑप्शंस होते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं. तो बेसिकली आई सजेस्ट कि इसके एमसीक्यूज पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और आंसर्स, सब्जेक्टिव आंसर्स तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फिर भी इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपके एमसीक्यूज आते हैं वो अच्छे तगड़े एमसीक्यूज होते हैं, और कई कई बार ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. इसके आगे आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 2 के सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे. वीडियोस मैं बहुत लंबे नहीं रखूँगी, नहीं तो फिर सुनने वाले का इंटरेस्ट भी ड्रॉप होता है, तो इसलिए मेरे वीडियोस ऐसे शॉर्ट वीडियोस ही होंगे. सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो. मीट यू ऑल नेक्स्ट टाइम.